Hello students, my name is Dr. Ritu Sharma. I am head in School of Education, Department of B.Ed. Today I will make you learn about maladjustment, yani maladjusted children. From the paper Child in Growing Up, Module 3. So maladjustment is opposite of adjustment. And what is adjustment? Samayojan. Maladjustment is kusmayojan. So what is the difference between adjustment and maladjustment? Very upcoming topic, and it needs to be focused and looked upon because in today's life it is full of tension and stress, and every person who is considered to be as adjustable is now becoming maladjusted because of certain reasons, because of the way we are leading our life, and because of the circumstances which are not favoring us, that lead a person to become maladjusted. Today we will discuss some of the characteristics of maladjusted person and adjustable person in the same hand. So according to Gates and others psychologists, according to Gates and others, maladjustment is disharmony between person and environment. यानी कि जो एक तालमेल होता है, एक बैलेंस होता है, जो एक वातावरण और एक व्यक्ति के बीच में होता है, उसमें अगर किसी तरीके का इम्बैलेंस हो जाए, किसी तरह की डिसहार्मनी हो जाए, उसका संतुलन अगर बिगड़ जाए, तो maladjusted हो जाता है, कुसमायोजन उसमें होना शुरू हो जाता है. एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो हम लोग हमेशा मिस कर जाते हैं अपनी लाइफ में कि समटाइम हम वी बिकम वेरी एग्रेसिव एंड इरिटेबल एंड लूज आवर पेशेंस, शॉर्ट टेम्पर हम हो जाते हैं, बट इट इज़ बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस और इवेंट्स जो हमें उस टाइम जिसमें हम जी रहे होते हैं, जिसमें in which we are going through. It is because of the circumstances and events that are against us, we become irritable and aggressive, and that leads to a little misadjusted, or not maladjusted but misadjusted with the environment, but it is for a very short time. But when this problem or when this irritable behavior, aggression and short temper and many other behavioral problem which occurs time to time and affecting our life and others' life also comes under maladjustment. यानी हम लोग जो जिस भी परिस्थितियों में रह रहे हैं और जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, अगर वो व्यवहार हमें प्रभावित कर रहा है नकारात्मक रूप से और दूसरों को भी प्रभावित कर रहा है नकारात्मक रूप से, अगर उनमें किसी तरीके का कोई हर्ट हो रहा है इमोशनली या फिजिकली, या हम हर्ट हो रहे हैं इमोशनली फिजिकली, तो वो कंडीशन जो है वो maladjusted कंडीशन के कैटेगरी में आती है. सो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ maladjusted person.
फर्स्ट इज कंडक्ट डिसऑर्डर। यानी अनियमित व्यवहार। कंडक्ट डिसऑर्डर यानी कि अनियमित, इरेगुलर बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल समटाइम वेरी बॉइस्टरस, रूड, इरिटेबल, एग्रेसिव, या छोटी छोटी बातों में झगड़ा करना, बहुत ही जल्दी पैनिक हो जाना, भय महसूस करने लगना। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हम किसी मूवी देखने के लिए गए हुए हों और उस पिक्चर हॉल में बैठे हुए हैं और अचानक से अगर लाइट चली जाती है, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ गई है और लाइट चली गई, तो एकदम से पैनिक हो जाना, शोर मचाने लगना या रोने लगना या इधर उधर भागने लगना, एक तरीके की एबनॉर्मल सी कंडीशन, एबनॉर्मल सा बिहेवियर करने लगना, ऐसी कंडीशन में वो एक एबनॉर्मलिटी शो करता है। और वो इसका मतलब है कि हम एडजस्टेड नहीं है। अगर 100 लोगों की भीड़ बैठी हुई है और अगर उसमें 2 या 3 लोगों का इस तरह का बिहेवियर है, इट मीन्स वो दे आर नॉट रेडी, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द सिचुएशन ऑफ लाइफ। वो इन छोटी सी बातों से बहुत ज्यादा डर जाते हैं या उनको बहुत ज्यादा ये चीजें जो है वो प्रभावित करती हैं। ये एक बहुत आम सी बात है कि अगर हम कहीं गए हैं और कोई लाइट चली गई है, तो एक बहुत आम सी बात है, सब लोग अपने पास अपने सीट पर बैठे रहते हैं, उनके पास जो मोबाइल है उससे लाइट जलाते हैं या कोशिश करते हैं जानने की कि क्या हुआ। अचानक शोर मचाना, रोना या भागना या एक तरीके की आवाज निकालना, भागो भागो कोई मार देगा, या इस तरह का कुछ भी, इस ऐसा कोई नेगेटिव थॉट फैलाना जिससे मॉब भड़क जाए या उनमें एक तरीके का डर उत्पन्न हो जाए और किसी तरीके की नेगेटिविटी फैल जाए, दैट इज मैल एडजस्टमेंट और वो कंडक्ट डिसऑर्डर के अंडर ही आता है। और हाइपर एक्टिविटी भी, जैसे कहीं हम लोग जा रहे हैं, कुछ किसी गैदरिंग में इकट्ठा है, सोशल गैदरिंग में इकट्ठा है और कोई बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, एकदम मतलब फ्रॉम फूडिंग टू डांसिंग टू मीटिंग पीपल, इस तरीके की जो भी एक्टिविटी है उसमें बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी दिखाना और एकदम जोर जोर से हंसना या एकदम सैड हो जाना, फिर किसी से बात ही मत करना लंबे समय तक, या छोटी सी बात के लिए नाराज हो जाना। जैसे बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि जब हम लोग whenever we visit to any celebration or any wedding or any birthday celebration, we find that वो वेटर जो सर्व करते हैं स्नैक्स, कभी कभी हमने देखा है कि वो हमसे दूर होते हैं, वो हमारी तरफ ना आके कहीं और चले जाते हैं। तो इतनी सी बात पर इतनी नाराज हो जाना और किसी से बात ना करना या उस फंक्शन को छोड़ के चले आना, ये सोचते हुए कि हमारी इंसल्ट हो गई है, दैट इज ऑल बिहेवियर डिसऑर्डर। कि ये बहुत छोटी सी बात है कि उसने सुना नहीं होगा या उस तरफ से वो फिर लौट के आ रहा होगा, तो ये बहुत छोटी छोटी द मोस्ट मुंडेन और पार्ट ऑफ लाइफ जो हो रहा है, उसमें किसी तरीके का बहुत एक बहुत हाइपर एक्टिव सा बिहेवियर शो करना या एक एबनॉर्मल सा बिहेवियर शो करना इज मैल एडजस्टेड। और एक उसकी जो एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कंडक्ट डिसऑर्डर है कि जब हम कुछ नॉर्मल से हटकर करने लगते हैं या विच इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द सोसाइटी, दैट कम्स अंडर मैल एडजस्टमेंट। Next is inadequate maturity. यानी अपर्याप्त परिपक्वता। जब हम छोटे होते हैं तो शायद हम अपना टेम्पर टेंट्रम दिखाते हैं एंड हमें हमारे स्वभाव में, हमारे बिहेवियर में एक तरह की रिजिडिटी होती है, जिद होती है कि हमें ये करना ही करना है, या हमें ये टॉय चाहिए ही चाहिए, या हमें बाहर जाना है, या बहुत इस तरीके के रोने लगते हैं, जिद करने लगते हैं। कुछ बच्चों को ऐसा भी देखा गया है कि वो जमीन में लेट जाते हैं, सर पटकने लगते हैं, फिर उनके पेरेंट्स बहुत परेशान है, बहुत जिद्दी है, ये बहुत नॉटी है कैटेगरी में आ जाता है। बट व्हेन दे ग्रो अप ग्रेजुअली
दिस टेम्पर टेंट्रम एंड दिस स्टबर्नेस जो होती है, ये इट बिकम्स लेस डे बाय डे। जब वो जैसे जैसे ग्रो करते रहते हैं उस तरीके से उनकी वो जो स्टबर्नेस है और जो ये जो एक जिद है या एक अपनी बात मनवाने की जो एक उनकी टेंडेंसी है, उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं बदलाव आता है, धीरे धीरे मैच्योरिटी आती है। एंड बाय द एज दे रीच देयर एडोलेसेंस और अडल्टहुड, उसमें काफी बदलाव आ जाता है। और लोगों का कहना होता है ये तो बहुत जिद्दी था, अब तो बहुत सीधा हो गया। तो वो एक मैच्योरिटी लेवल उसने पा लिया, ही अचीव्ड द मैच्योरिटी लेवल ऑफ अ नॉर्मल पर्सन। बट इफ अ पर्सन इज मैल एडजस्टेड, वो मैच्योरिटी लेवल पर आ ही नहीं पाता है। वो वैसा ही उसका व्यवहार, उसका वैसा ही जो बिहेवियर है और जो उसकी हैबिट्स हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आता। वो वैसे की वैसे ही रहती है, वो वैसे ऑब्स्टिनेट, स्टबर्ननेस, उसी तरीके से अपनी बात मनाना या डोमिनेंट बिहेवियर, और इस तरीके से जो एक मैं वाली जो होती है, वो आगे तक बढ़ती चली जाती है। और it will have a very negative impact on his or her own personality as well as others with which they are living। क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा इस तरीके की चीजों से घिरे होते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे साथ, हमारे रहने वाले जो हमारे साथ के हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जो हमारे ब्रदर एंड सिस्टर सिबलिंग्स हैं, उन पर बहुत पड़ता है। तो जो एक इमेच्योरिटी का बिहेवियर होता है, हम लोग उसको इमेच्योर बिहेवियर कह देते हैं, लेकिन वो क्या है? इट इज अ मैल एडजस्टमेंट। अगर हम कहीं गए हैं, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और वो एक अजीब तरीके का कोल्ड वॉर चलता चला जा रहा है, बल्कि एक तरफ से कोई कोशिश कर रहा है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, लेकिन अगला नहीं कर रहा है, तो इमेच्योर सा बिहेवियर है। और वो इमेच्योर बिहेवियर, उसको एक लेमन लैंग्वेज में कहा जाएगा, लेकिन साइकोलॉजिकल टर्म में इट इज मैल एडजस्टमेंट। जो आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं एक नॉर्मल बिहेवियर वाले लोगों के साथ में और एक नॉर्मल बिहेवियर की कंडीशन में। सो दिस इज इनएडिक्वेट मैच्योरिटी या अपर्याप्त परिपक्वता। नेक्स्ट इज डे ड्रीमिंग और हाई एम्बिशन। और डे ड्रीमिंग मतलब दिवा स्वप्न में हमेशा रहना कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं तो आईएएस का एग्जाम क्रैक कर लूंगा, या मैं कोई न्यूरो सर्जन बन जाऊंगा इस तरह का, या मैं कोई प्राइम मिनिस्टर किसी देश का बन जाऊंगा, कोई एम्बेसडर बन जाऊंगा, इस तरह की डे ड्रीमिंग में हमेशा रहना। और इस तरीके की जो हाई एम्बिशन होती है वो ओनली विल बी सक्सेसफुल व्हेन देयर इज एफर्ट। अगर एफर्ट नहीं है, हार्डवर्क नहीं है, या वो दिशा नहीं है, तो वो चीजें पूरी नहीं हो पाती हैं। जैसे कभी कभी ये प्रॉब्लम पेरेंट्स की तरफ से भी होती है कि वो अपने बच्चे को सोचते हैं कि वो एक सर्जन बन जाएगा, लेकिन जो बच्चे का मन है वो मेडिकल लाइन में ही नहीं है, वो आर्किटेक्ट बनना चाहता है, वो उसका आर्ट्स की तरफ इंटरेस्ट है। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि मैं बनना कुछ चाहता हूं और मुझे जिद उस तरफ बनने की जा रही होती है। और वो एक ऐसा स्टेज होता है जो ना ही इज लिविंग इन रियलिटी नॉर ही इज ट्राइंग हार्ड टू अचीव हिज ड्रीम। जो एम्बिशन है वो भी अधूरी रह जाती है, और जो वो रियल सिचुएशन में जिसमें वो जी रहा होता है वो भी इट इज नॉट फुलफिलिंग। वो भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म या बहुत ज्यादा एक तरीके से फेलियर से भरी होती है। जब पेरेंट्स बार बार आपको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि एमबीबीएस क्रैक करना है और आपका इंटरेस्ट ही उसमें नहीं है, स्कोर गिरते चले जा रहे हैं, लेकिन आपकी डे ड्रीमिंग चल रही है कि यू will someday become one of the finest architect of the
कंट्री, तो वो एक बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन होती है और उसमें एक तरह का मैल एडजस्टमेंट हो जाता है। वो अपनी बात किसी के सामने कह नहीं पा रहा है और दूसरों की बात को वो स्वीकार नहीं रहा है, इम्बैलेंस हुआ। ना ही वो उस रियलिटी में है जिसमें वो जी रहा है, ना ही वो जो ड्रीम कर रहा है उसके लिए वो मेहनत कर पा रहा है। सो देयर इज इम्बैलेंस इन द सिचुएशन एंड द कंडीशन विल अगेन मैल एडजस्टेड। स्कूल में क्या होता है, स्कूल में जब ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मैल एडजस्टेड हैं, उनके एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि दे डिसरिस्पेक्ट देयर टीचर, दे डू नॉट ओबे देयर टीचर, दे इंसल्ट देयर टीचर, दे बुली इन द क्लास, they do not follow any rules or regulation, they do not follow discipline, and this shows regular practice of these activity which is not acceptable by the school authority or a normal way of life will definitely give a person to be in the category of maladjusted. अगर टीचर बार बार ये कंप्लेन कर रहा है कि ये बच्चा ठीक से बात नहीं करता है, या ये किसी भी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्राई टू इंसल्ट द टीचर or create indiscipline in class, bullying with boys or speaking dirty language, so the observation which is made by the teacher will also categorize a person into a maladjusted person. घर में तो जो उसके पेरेंट्स देख रहे हैं वो देख रहे हैं, लेकिन जो बाहर स्पेशली स्कूल में जो उसको रेगुलरली ऑब्जर्व किया जा रहा है, उससे ये बात पता चलती है कि अगर उसका बिहेवियर एक नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं है, अगर वो प्रॉपर बिहेवियर नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स देयर इज एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। Many a time it is seen that कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में जो बिल्कुल अपनी मैम का कहना नहीं मानते हैं और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हैं और टीज करते हैं। That is also maladjusted behavior। कि अगर आप रेगुलरली आपकी टीजिंग की हैबिट है क्लासरूम में, या आप को बार बार पनिशमेंट दी जा रही है एक ही बात के लिए, तो इसका मतलब यू डू नॉट वांट टू ओबे, और वो जानबूझ के शायद नहीं हो रहा है, बिकॉज देयर इज समथिंग रॉन्ग इन देयर अपब्रिंगिंग, और देयर इज समथिंग रॉन्ग because of the environment in which he is living. That is why this is happening, and time and again if it happens, it categorizes a person or a child into a maladjusted person. Now I would like to discuss about the categories of maladjusted person. Classification of maladjusted, which is divided into 4 parts. Psychosis, antisocial, feeble mind, psychoneurotic. There are 4 classifications of maladjusted person: psychosis, antisocial, feeble mind and psychoneurotic. So psychosis is a मनोविकृति। जैसे कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है जो मेंटल प्रॉब्लम है, तो इसके 2 बातें होती, जैसे किसी तरह का डिल्यूजन होना या किसी तरीके का हेलुसिनेशन होना, जैसे भय होना,
जैसे मैंने एक बहुत आपको एग्जांपल दिया भय का, जब लाइट चली जाती है पिक्चर हॉल में, सिनेमा हॉल में एकदम से लाइट चली जाती है, वो तो जो भय होता है। अच्छा, कभी कभी भय इस तरीके का कि मैं आई एम गोइंग टू डाई सून, या आई विल फॉल सिक इफ आई ड्रिंक दिस वाटर। और ये भी होता है कि अगर एक कहीं कॉन्फ्रेंस चल रही है और बहुत सारे लोग वहां पे हैं, तो मे बी दिस लैक ऑफ ऑक्सीजन विल किल मी। इस तरीके का बहुत सारा ऐसा भय जो कहीं होता ही नहीं है, जिसका कोई ओरिजिनेशन ही नहीं है, जिसका कोई जो इलॉजिकल है, ऐसा भय दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हेलुसिनेशन। इस तरीके का होता है कि मैं अगर स्कूटर से कहीं जा रहा हूं तो गिर जाऊंगा और एक्सीडेंट हो जाएगा, तो आई डोंट राइड ऑन स्कूटर, आई ओनली ड्राइव कार। और या ये अगर बहुत बड़ी ऊंची बिल्डिंग है तो ये कहीं मुझ पर गिर ना जाए। एक ऐसा भय जिसका कोई, जो निरर्थक है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है और जो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इस तरीके का भय जो है वो बहुत ज्यादा जब हावी हो जाता है तो ये कंडीशन साइकोसिस की होती है। और एक ये भी है कि संदेह की प्रवृत्ति, किसी पर बहुत ज्यादा डाउट करना कि ये कहीं ये चोर है, मेरे घर में चोरी करने के लिए आया हुआ है, या ये बैंक में कहीं गए हैं तो अपना कहीं अगर ट्रांजैक्शन ऑफ मनी कर रहे हैं तो कोई भी कहीं पीछे जा रहा हो तो ये पीछे मेरे लगा हुआ है, ये मेरे पैसे छीनने के लिए लगा हुआ है। या मतलब एक अनजाना सा जो एक डाउट होते हैं, जो संदेह हर पर करना, हर एक व्यक्ति पर संदेह करना कि ये झूठ बोल रहा था, ये कहीं और गया हुआ था, ये मतलब जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो भी एक तरीके के साइकोसिस होता है, जो मनोविकृति होती है। ये मेडिसिन से और काउंसलिंग से ये ठीक हो सकता है, लेकिन ये अगर एक व्यक्ति इससे जूझ रहा है तो वो एक मैल एडजस्टेड कैटेगरी में आएगा, वो एडजस्टेड कैटेगरी में नहीं आएगा। जैसे कहा गया है कि मैल एडजस्टमेंट इज अ डिसहार्मनी बिटवीन पर्सन एंड एनवायरनमेंट, तो एडजस्टमेंट इज अ हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्सन एंड एनवायरनमेंट, तो वो उस कैटेगरी में नहीं आएगा। उसको बार बार इस बात का एहसास हो रहा है कि वहां डाउट्स और फियर हैं, तो इसका मतलब वहां एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो एंटी सोशल कैटेगरी है, और ये अक्सर देखा जाता है लोगों में होती है कि जैसे मॉब को भड़का देना किसी बात के लिए। जैसे बहुत हम लोग न्यूज़पेपर में भी ये चीज पढ़ते हैं कि विच थी और उसको एक महिला थी, उसको विच घोषित करके उसको मारा गया या उसको जला दिया गया। इस तरीके का बहुत ही बैड इंसिडेंट जो अभी होते हैं, तो वो लोग कौन होते हैं जो उनको घोषित कर देते हैं कि वो दे आर नॉट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, दे आर सम सुपर नेचुरल एलिमेंट। वो लोग कौन होते हैं? वो उसी तरीके के लोग, वो मैल एडजस्टेड और एंटी सोशल एलिमेंट्स ही होते हैं जो इस तरीके की बातों को फैलाते हैं और एक तरीके के लोग बिल्कुल घेर लेते हैं उनको और खत्म कर देते हैं। अभी हम लोग ने रिसेंटली एक वो साधु वाला जो एक इंसिडेंट पढ़ा था, जिनको कह दिया गया कि वो बच्चा चोर हैं और उनको मार दिया गया। तो वो किसने शुरू किया? Who declared them to be culprit? किसने किया? वो कोई एंटी सोशल या मैल एडजस्टेड ही होंगे, जिन्होंने केवल एक उनका रूप देखकर उनको एक घोषित कर दिया कि वो कोई साधु संत नहीं है, वो नॉर्मल पर्सन नहीं है, या वो इस तरह के कोई है। तो वो वहीं पे मैल एडजस्टमेंट है। इट इज वेरी डेंजरस टू द सोसाइटी, क्योंकि उनका जो बिहेवियर डिसऑर्डर है वो बहुत रॉन्ग इम्पैक्ट जो है सोसाइटी को पे पड़ता है। जैसे ये दो इंसिडेंट, इतने हार्श एंड इतने सिवियर इंसिडेंट जो मैंने आपको बताया, इसने तो किसी इस तरह के इंसिडेंट ने तो किसी की लाइफ ही ले ली। तो हु केम अप विद दिस आइडिया? The one who is not adjusted in society, properly adjusted in society, and we overlook it. हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे आसपास, हमारे फ्रेंड सर्कल में कहीं ना कोई इससे जूझ रहा होता है, बट वी ओवरलुक इट, और हम भी उसी तरीके से फिर व्यवहार करने लगते हैं। बल्कि हमें उस तरह से व्यवहार नहीं करना है, बल्कि उनको अपने तरीके से या उनको किसी गाइडेंस या काउंसलिंग के थ्रू उनके बिहेवियर डिसऑर्डर को दूर करने की कोशिश करनी है, ना कि
उनको उनके साथ मिलके किसी ऐसे डेंजरस या सिवियर इस तरह के इवेंट को या सर्कमस्टेंस को हमको फाइनलाइज कर देना है। जो एक नेक्स्ट है फीबल माइंडेड। ये देखिए ये जो स्टेज है फीबल माइंड की, ये दिस इज अ मेंटल कंडीशन बिकॉज ऑफ द लो IQ और बिकॉज ऑफ द लो EQ। दो चीजें जो होती हैं, इमोशनल कोशेंट और जो IQ यानी कि इंटेलिजेंट कोशेंट अगर किसी में लो है तो वो फीबल माइंडेड की कैटेगरी में आता है। मतलब उसको कहीं उसकी बुद्धि की जो एक होती है नॉर्मल बुद्धि, उससे उस बुद्धि से वो थोड़ा कम है, इसलिए वो मैल एडजस्टेड है। क्योंकि वो नॉर्मल व्यक्ति की जितनी IQ होती है उससे उसका परसेंटेज कम है, इसीलिए वो फीबल माइंड है, इसीलिए वो मैल एडजस्टेड है। वो क्या बात कर रहा है, क्या कहना चाह रहा है और उसका क्या रूटीन है, वो स्कूल में कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो वो सारी चीजें बिकॉज ऑफ द लो EQ एंड IQ, ये चीज जो है वो बनाई हुई नहीं है, इट इज नॉट क्रिएटेड। ऐसा नहीं हुआ कि किसी वजह से वो व्यक्ति ऐसा हो गया है, वो कुछ कहीं इनेट प्रॉब्लम है, कहीं जो उसको फ्रॉम बाय बर्थ जो इनेबिलिटी है, उसकी जो डिफॉर्मिटी है, उसकी वजह से वो फीबल माइंड है और वो मैल एडजस्टेड है, not because of the circumstances or not because of the behavior disorder, it is because of his low IQ and EQ. Now next category is psychoneurotic category, जिसमें ये भी माना जाता है कि किसी हार्मोनियल इम्बैलेंस की वजह से या कहीं एक्सीडेंटली कहीं चोट लग गई हो दिमाग पर या नर्वस सिस्टम कहीं पे हैम्पर हुआ हो, जिसकी वजह से कहीं कोई प्रॉब्लम है और व्यक्ति मैल एडजस्टेड है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जैसे किसी कोई बीमार पड़ गया है, फीवर हो गया है, जिसको जैसे एंसेफेलाइटिस हो गया है और वो बहुत लंबे समय तक चला और उसको फिर दवाई देकर ट्रीटमेंट से उसको ठीक किया गया, लेकिन वो जो इतना उसका गैप हो गया, सोशल जो उसका गैप हो गया, अपने फ्रेंड से ना मिलना, अपने फ्रेंड से ना बात कर पाना, ना ही सोसाइटी में कहीं मूव कर पाना, तो वो उस वजह से उसमें एक मैल एडजस्टमेंट आ गया, वो उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया, उसमें बातचीत करने में उसका मन ना लगना या डिप्रेशन की स्टेज आ जाना, वो वाला एक स्टेज जो है वो यहाँ पे हम कहते हैं, इसलिए वो व्यक्ति मैल एडजस्टेड है, क्योंकि वो बिकॉज ऑफ सम रीजन, द रीजन बिहाइंड वॉज some accident, some illness or cut off from the society for long time. इसकी वजह से जो वो मैल एडजस्टेड हुआ है, वो इट इज नॉट ऐसा नहीं है कि वो ऐसा था पहले, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजन ही बिकेम लिटिल cut off from society, mal adjusted or cannot cope up with the social environment. So these are the classification of maladjusted children. I will quickly discuss the causes. Again, the causes are for 4 reasons. Family, physical problem, school, society. So first is family, क्योंकि जो the first school of a child is family. जो भी कुछ बच्चा सीखता है वो फैमिली से सीखता है. If the family is broken or there is disharmony between among the members of the family, अगर बहुत ही अनहेल्दी कंपटीशन है सिबलिंग्स में, पेरेंट्स बार बार क्रिटिसाइज करते हैं
और बहुत बहुत मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, किसी काम को करने के लिए बहुत प्रेज नहीं मिल रहा है, किसी तरह का एनकरेजमेंट नहीं है, तो मैल एडजस्टमेंट या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से बच्चा मैल एडजस्टेड हो जाता है, चुप रहने लगता है, किसी चीज में पार्ट नहीं लेता है, और इस तरीके से धीरे धीरे वो एक तरीके से उसकी जो पर्सनालिटी है वो भी लो हो जाती है और वो एक मैल एडजस्टेड कैटेगरी में आ जाता है। तो फैमिली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर फैमिली सपोर्टिव है, अगर फैमिली बहुत चीज़ों को जिस तरीके से वो रिवॉर्ड को सेलिब्रेट करती है उसी तरीके से फेलियर को भी सेलिब्रेट करे, या जिस तरह से सक्सेस को सेलिब्रेट करती है उसी तरह से फेलियर के टाइम में भी उसके साथ रहे, तो शायद ऐसा उस स्थिति से बचा जा सकता है। नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉब्लम। ये एक बहुत बड़ा कारण है जो मैल एडजस्टेड करता है व्यक्ति को। जैसे अगर कहीं कोई डिफॉर्मिटी है, अगर फिजिकल प्रॉब्लम है, जैसे लिम्प करता है कोई, या कोई डेफ है, डम है, या ब्लाइंड्स हैं, या हल्का विजन है उनका, लो विजन है उनका, और ये सारी चीज़ें जो है वो भी एक तरीके के मैल एडजस्टेड, क्योंकि वो जब एक तरीके की सेल्फ स्टीम लो होगी और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा तो बिहेवियर डिसऑर्डर होगा। अगर खुद में हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं और अगर हमारा सेल्फ स्टीम बहुत लो है, अगर हमें लगता है कि हम दूसरों से कम है किसी चीज में, तो वहां पे मैल एडजस्टमेंट होगा। वो प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से भी आती हैं कि जो लोग कहीं भी कोई डिफॉर्मिटी है, डिसेबल्ड हैं, तो उनमें ये ज़्यादा देखा जाता है कि वो मैल एडजस्टेड होते हैं। लेकिन ऐसा भी देखा गया है, ये एक पार्ट ही है, ऐसा भी पाया गया है कि जो लोग डिसेबल्ड होते हैं वो बहुत सारी और चीज़ों में बहुत एक्सेल करते हैं जहां नॉर्मल ह्यूमन बींग्स नहीं एक्सेल कर पाते हैं। लेकिन दिस इज वन ऑफ द कॉज ऑफ मैल एडजस्टमेंट। स्कूल भी एक दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ मैल एडजस्टेड पर्सनैलिटी, क्योंकि स्कूल में मोस्टली यही देखा जाता है कि टीचर्स जो फ्रंट बेंच वाले होते हैं या थोड़े स्मार्ट बच्चे हैं, एक्टिव हैं, तो उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उनको थोड़ा मॉनिटर बनाया जाता है, प्रीफेक्ट बनाया जाता है, या उनको एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करती हैं। और जो स्टूडेंट्स थोड़े लो होते हैं एकेडमिक्स में, उनको बिल्कुल मोटिवेट नहीं किया जाता है किसी चीज़ में पार्ट लेने के लिए, और वो क्लास के मॉनिटर नहीं होते। ये मॉनिटर होना भी एक बहुत बड़ा जो दूसरे बच्चे होते हैं उनके लिए कारण है मैल एडजस्टेड होने का, क्योंकि वो हमेशा उनके दिमाग में रहता है कि मॉनिटर इज द वन हु इज ऑलवेज द बेस्ट, बट मॉनिटर हैज नथिंग टू डू विद बेस्ट पार्ट। वो एक तरीके की लीडरशिप क्वालिटी है, जो बच्चा स्मार्ट है, जिसमें लीडरशिप क्वालिटी है, उसको मॉनिटर बनाया जाना चाहिए हमेशा। लेकिन वो एक बैक ऑफ द माइंड जो एक हम लोगों को रहता है कि मॉनिटर है इसका मतलब बेस्ट है, दिस इज नॉट एट ऑल ट्रू। मॉनिटर वो होता है जिसमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, जो कंट्रोल कर सकता है, वो मॉनिटर होता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा बैक बेंचर है या लो एकेडमिक उसका अचीवमेंट है, या वो क्लास में नंबर 1 आता है। तो ये जो मॉनिटर वाली बात है, ये तो शायद अगर इसका रिसर्च किया जाए तो 100 में से 90% स्टूडेंट इसी बात को बिल्कुल सहमत होंगे कि ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है जहां एक बच्चे को छोड़कर, 2 बच्चे को छोड़कर बाकी बच्चों को बिल्कुल लो कर देता है कि हम उतने बेटर नहीं हैं। दूसरा एक ये भी है कि पार्टिसिपेशन के लिए भी सब बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए क्लास में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल एक ही ग्रुप को बार बार मोटिवेट किया जा रहा है या उनको ही चांस दिया जा रहा है कुछ करने के लिए, और स्टूडेंट्स को भी चांस दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो एक छोटा सा चांस जो वंस इन अ लाइफ टाइम स्कूल में मिलता है, दैट चेंज द पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्ड इन बोथ द वेज। अगर उसको नहीं मिल रहा है तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, और अगर उसको एक बार भी मिला तो शायद उसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट उसकी पर्सनालिटी पर पड़े। सो चांस हर एक क्लास के स्टूडेंट को मिलना चाहिए, किसी न किसी चीज़ में ज़रूर मिलना चाहिए। सो स्कूल का एक बहुत बड़ा रोल है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, कॉज है मैल एडजस्टमेंट का। एंड नेक्स्ट इज सोसाइटी। अगर सोसाइटी में किसी को किसी एक बात के लिए अगर घोषित कर दिया जाता है कि वो बदमाश है या वो नॉटी है,
तो वो उसके साथ एक तरीके का एक सरनेम या एक प्रीफिक्स जैसे लग जाता है कि वो नॉटी है। उसकी और तमाम चीजें, मेनी ऑफ हिज एफर्ट इन गुड डीड्स आर नॉट सीन बाय द सोसाइटी or the members or the neighborhoods or the people who are connected with him or her। एक चीज जो उसकी प्रीफिक्स लग गई है वो हमेशा लगी रहती है, और वो धीरे धीरे ग्रेजुअली इट हैज अ वेरी बैड इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द पर्सन। कि जब एक खराब चीज गिन ली गई, जैसे एक बहुत ही छोटा एग्जाम्पल है कि टीन एज में काफी ऐसा देखा गया है कि बच्चे दूसरों के कहने में आके घर से भाग जाते हैं। अच्छा, भाग के गए, कुछ नहीं हुआ, एक दिन गए कहीं घूमे घामे, जब उनको लगा कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इट इज नॉट फिट फॉर अस, एंड दे रिटर्न बैक, तो उनके ऊपर एक तरीके का दाग जैसे लग गया कि वो घर से भागा था। चाहे वो बच्चा कितना अच्छा एकेडमिक्स में करे, चाहे उसका अच्छे मैनर्स हो, चाहे उसके सोशल एटिकेट्स अच्छे हों, चाहे उसका बिहेवियर अच्छा हो, लेकिन वो सब ठीक है, लेकिन वो बात उसके साथ जोड़ दी जाती है, लेकिन वो उसका एक इल इफेक्ट उसके माइंड पर पड़ता है, और वो शायद उसको कहीं ना कहीं लाइफ में वो उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होके उसको कहीं हैम्पर कर सकता है उसकी ग्रोथ को। तो सोसाइटी का भी बड़ा इम्पैक्ट है कि और खासतौर से आजकल देखा जा रहा है मीडिया, कोई छोटी सी बात हो गई, गलत बात हो गई, मीडिया उसको इतना उछाल के उसको दिखाता है, फिर बाद में पता चलता है ऐसा नहीं था, ऐसा था। तो जो अच्छी बात पता चली वो तो उन्होंने नहीं शो करी कि हाँ नहीं, ही वॉज नॉट द कल्प्रिट, ही हैड नॉट डन द क्राइम, लेकिन ही हैड डन द क्राइम, ही इज सस्पेक्ट, वो इतना ज्यादा दिखाया। एंड once when he is proved not guilty, that portion they miss, or with the very short lines they show on the screen। लेकिन ये जो शॉर्ट इतना सारा आपने दिखाने के बाद उसको छोटा सा ये केवल ये कह देना कि वो he is not guilty is not enough, क्योंकि वो जो इतना लंबा जो दौर चला है उसके ऊपर क्या बीती है वो उस पर ज्यादा प्रभाव दे रहा है। तो जब उसको घोषित किया गया कि उसने कुछ नहीं किया, ही इज नॉट गिल्टी, उसको भी दिखाना चाहिए कि बाय मिस्टेक इट हैपेंड, ही इज नॉट गिल्टी, उसको भी उतना ही उनको उतना ही जोर शोर से उसका पब्लिसिटी करनी चाहिए कि ये अच्छा पार्ट भी है। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे सोसाइटी प्ले करता है रोल मैल एडजस्टेड करने का, और शायद वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल इन making a child or a person maladjusted, where we have to find out a better solution to make person come out of it. In case if it is in the category of antisocial, feeble-minded and psychoneurotic, where a special type of treatment is required. Otherwise we have to help people who are going through it and making difference in the society. So thank you and best of luck for the day. Next time we'll meet again with some more knowledge.